ईडियम्स मतलब क्या होता है? मुहावरे, है ना? हम किसी को जैसा बोलते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बंदर के हाथ में नारियल, है ना? ऐसा ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं सबको। तो देखिए, अगर इंग्लिश में हमको बोलना होगा तो क्या क्या मुहावरे होते हैं, और ये कुछ जनरल मुहावरे हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको नोट बनाना है इसका, है ना? और कोशिश करना है कि आपको एक अलग से कुछ सेंटेंस बनाना है आपको। आपके दिमाग में अगर सेंटेंस बनेगा तो आपको याद रहने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है? तो आइए जो है हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला मुहावरा जो हम लेके आ रहे हैं, जस्ट सेकंड गाइस। हाँ, देखिए, पहला जो मुहावरा है वो है ऑल एट सी, है ना? क्या होता है सर ऑल एट सी मतलब? मान लीजिए कोई इंसान पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है ना? उसको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूर्ण रूप से क्या है वो, मतलब कंफ्यूज्ड है। तो इसका मीनिंग जो है, आइए लिख लीजिए। इसका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ठीक है? हिंदी में आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, है ना? ठीक है। अब देखिए, ये आपको जो है याद, मतलब कैसे रहेगा, कैसे याद रहेगा आपको, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आप नोट करिए। देखिए, मैं लिखता हूं, आई वॉज ऑल एट सी when I found many questions, many, मैं पूरी तरीके से जो है ऑल एट सी हो गया जब मैंने ये देखा, जब मैंने ये पाया कि आई फाउंड मेनी क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस। मान लो हम जानते हैं, हम जीके का पेपर वेपर देते हैं, जीके का पेपर को आप जानते हैं कि जीके का पेपर का कोई लिमिट तो होता नहीं है। जीके क्या है, एकदम पूरा समुद्र है ना? कोई लिमिट तो होता नहीं है। अगर आप मतलब कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी पूछते हैं वो, आप जानते हो ये बात। तो मान लो कि पेपर बहुत ज़्यादा ही हार्ड आ गया, बहुत ज़्यादा ही टफ आ गया, तो फिर उस टाइम पे हम ऐसा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, आपको याद रह जाएगा, मैं ये आशा करता हूँ। अब देखिए, दूसरा जो अपना ईडियम्स एंड फ्रेजेस है उसके तरफ हम मूव कर रहे हैं। एट लॉगर हेड्स, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है एट लॉगर हेड्स? देखिए, इसका मतलब होता है शत्रुता की स्थिति, है ना? इन डिस्प्यूट, क्वालरिंग। आप मान लो किसी से मेरा डिस्प्यूट हो गया, किसी से मेरा दुश्मनी हो गया, है ना? तो उस टाइम पे जो मैं मुहावरा यूज कर सकता हूं वो क्या है? वो है एट लॉगर हेड्स, इन डिस्प्यूट, कमा, क्वालरिंग, है ना? तो देखिए, आप जानते हो कि बीजेपी और कांग्रेस जो है ये आपस में टीवी में लड़ते रहते हैं, है ना? आपस में बैठक होती रहती है इनकी, कोई इसका स्पोक्स पर्सन होता है, कोई उसका स्पोक्स पर्सन होता है। तो फिर हम ऐसे टाइम पे जो है हम ऐसे मुहावरे लिख सकते हैं। मान लो हमारी कोई पड़ोसी लड़ रही है आपस में, ठीक है? तो हम कांग्रेस एंड बीजेपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो पार्टी का। हमारे देश के जो प्रमुख सुर्खी बनती है उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, कांग्रेस एंड बीजेपी आर at loggerheads. Loggerheads these days.
क्लियर है आपको? अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना? हिंदी में इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं आपको। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें इसका मीनिंग, शत्रुता की स्थिति, है ना? इसका अगर हिंदी हम लिखने लिखने के लिए जाएं तो हम ऐसे करके लिख लेते हैं, देखिए। हाँ, पूर्ण रूपेण भ्रमित। कंफ्यूज होने को क्या बोलते हैं हिंदी में? भ्रमित। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम अपना नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिखने वाले हैं, एट स्नेल्स पेस। आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा, मुझे लगता है कुछ कुछ बच्चों का जो है दिमाग चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ कुछ बच्चों का दिमाग जो है वो चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एट स्नेल्स पेस मतलब जो बहुत धीमा चलता है, जो बहुत धीरे चलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको जो वेरी स्लोली, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो वेरी स्लोली, ये क्या होता है? धीमा गति से, है ना? हिंदी पहले इसका लिख लीजिए। इस पे एक सेंटेंस बनाइए। दी ओल्ड मैन, दी ओल्ड वुमन क्रॉस्ड दी रोड एट। आप जानते हो कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो इतने एनर्जी नहीं रहती है उनकी, तो वो लोग जो रोड क्रॉस करेंगे तो धीमा गति से करेंगे, तो उस टाइम पे जो है हम इस मुहावरा का यूज कर सकते हैं, है ना? है ना? अब देखिए, अब एक बहुत ही लाइफ में बोलता, मतलब लाइफ में जो है हम बहुत बार ऐसे टाइप के मुहावरे यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं है कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, है ना? ये पेपर में बहुत आता है, आपके ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है? सीडीएस, एसएससी सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है? बैंक के एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है? अब देखिए, मान लो कि आपका कोई छोटा भाई है, या फिर आपको ही घर वाले बोलते हैं कि तू हर काम जो है लास्ट मोमेंट में करता है, आखिरी टाइम में तुझे याद आता है कि तुझे क्या करना है ना? ऐसे टाइप के हमको चिल्लाते हैं, सब चिल्लाते हैं। आप भी अपने छोटे को चिल्लाते हो, आपके बड़े भी आपको चिल्लाते हैं कि तुझे सब काम लास्ट टाइम पे जो है दिखाई देता है। तो इस वर्ड को, इस मुहावरे को इंग्लिश में बड़ा ही मजेदार नाम दिया गया है ना? तो देखिए, इसका नाम दिया गया है एट द 11th आवर, है ना? एट दी 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब क्या होता है? अंतिम समय में, आखिरी समय में, है ना? आखिरी समय में। मान लो कि आपको कहीं जाना रहता है और हमको घर वाले बोलते हैं कि जो है सब कुछ रेडी कर ले, लास्ट में जो है हड़बड़ी मत करना, है ना? लेकिन हम तो अपनी आदत से जो है मानते नहीं हैं,
अंतिम समय में। ठीक है, एट लास्ट मोमेंट। इसका सेंटेंस जो है हम बताओ क्या बनाएंगे। इसका सेंटेंस हम बहुत आसान, ही अराइव देयर एट दी 11th आवर, है ना। मतलब कोई आने वाला था, वो सबसे आखिरी समय में। आप कोई सा भी सेंटेंस इस पे बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है ना। इस पे मुझे लगता है हर एक बच्चा सेंटेंस बना लेगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लिखते हैं, अब देखिए, मान लो कि कोई चीज़ आपको घर में जो है किसी ने बोला कि ये चीज़ को अच्छे से अरेंज करके रख दे, या फिर तू अपने बुक्स या फिर अपने जो तेरा कबर्ड है उसको तू अरेंज करके रख, है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग इतने अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते। कभी ये किताब वहाँ फेंक देते, कभी ये किताब वहाँ रख देते, भूल जाते हैं, है ना। तो इस टाइप की मीनिंग सेंस कन्वे करने वाला जो हमारे पास ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, उसको कहा जाता है एट 6 and 7, यानी डिसऑर्डर में, अस्त व्यस्त कर देना। ठीक है, एट 6 and 7। हिंदी में कहा क्या कहा जाता है इसको, अस्त व्यस्त कर देना। है ना, अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस बना लीजिए इस पे हम क्या सेंटेंस बनाएंगे। आई एम रियली एट 6 and 7 ओवर थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, है ना। या फिर माई मॉम माई मॉम ऑलवेज my mom always scold me to arrange my books, and that is about 6 and 7, है ना। ऐसा कुछ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए, है ना। आप सेंटेंस बना लेना, आसान वर्ड है ना। आप इस पे सेंटेंस बना लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, अब देखिए, एक वर्ड है, मतलब हम किसी को बोलते हैं ना कि रिस्क मत ले, रिस्क मत ले, है ना। अब रिस्क मत ले को जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरा अगर इंग्लिश में हमको बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, एट स्टेक, एट स्टेक। एट स्टेक मतलब क्या होता है, दाव पर। दाव पर मतलब एट रिस्क, है ना। हम किसी को रिस्क बोलते हैं कि रिस्क मत ले, ये रिस्की काम है। तो ऐसे टाइप में जो है हम इसका सब्स्टिट्यूट, यानी इसके बदले जो है हम एट स्टेक यूज कर सकते हैं, है ना। एट स्टेक और इनसिक्योर। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो मीडिया है अपनी, है ना, मीडिया का एग्जाम्पल मैं ज़्यादातर क्लास में लेता हूँ, है ना। तो देखिए, आजकल मीडिया जो है ये पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं है इसको, ये मतलब सरकार से सवाल पूछते ही नहीं है सर, सरकार से सवाल पूछते ही नहीं है। अगर सरकार, देखिए सरकार है तो उस पर सवाल बनना ज़रूरी होता है ना। तभी सरकार अच्छे से काम करती है। तो हम एक बहुत ही आसान सेंटेंस बनाते हैं कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एट स्टेक, रिस्क पे है ना। रिस्क पे है, हमारी देश की डेमोक्रेसी जो है वो रिस्क पे है। ऐसा हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए,
मान लो कि आप बहुत संस्कारी बच्चे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने घर के एक एक चीज़ को जहाँ से उठाते हो वहीं पे रखते हो, आप अपने रूम के जहाँ से बुक उठाते हो वहीं पे रखते हो, एक एक चीज़ आपकी प्रॉपर ऑर्डर में अगर जमी हुई रहती है, तो इस टाइम पे ऐसे सेंस में हम कौन सा ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करेंगे? तो देखिए, ऐसे टाइम पे हम यूज़ करेंगे, बहुत बार पेपर में आया हुआ भी है, ये सारे जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप लिख रहे हो, ये सब पेपर में आया हुआ है और फ्रिक्वेंटली किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं, है ना? एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब क्या होता है? इसका अगर हिंदी लिखें हम, बिल्कुल ठीक हालात में, हाँ, इन गुड कंडीशन। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल आप खुद ही बना लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, याद रखना है हमको। एग्जाम्पल आप खुद ही बना लेना, मैं सारे एग्जाम्पल लिखने के लिए जाऊंगा तो अपना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लो कि कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा जो है समस्या में है, प्रॉब्लम में है ना, ट्रबल में है, तो उसको क्या कहा जाएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लैंग्वेज में? उसको कहा जाएगा एट अ पिंच। अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई भी ऐसा कुछ हो, तो आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो ना, ऐसे ऐसे वर्ड हम यूज़ करेंगे, अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करेंगे, तो वो भी हम सीखने को मिलेगा हमको, है ना। और ऐसे भाषा अगर आप यूज़ कर लेते हो तो सामने वाला इम्प्रेस भी हो जाता है कि इसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ये तो बोलचाल की भाषा हो गई, लेकिन आपके एग्जाम में भी यही पूछते हैं, है ना। समस्या में होना। इन अ ट्रवल। ठीक है, अब एक सेंटेंस इसका मैं बना के आपको बता देता हूँ। देखिए, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स, है ना, हमें अपने दोस्तों की जो है मदद करनी चाहिए, व्हेन दे आर एट अ पिंच। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब एक जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, वो ये है कि दूर रहना, दोस्ती ना रखना, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि जो दोस्ती नहीं रखते, बहुत दूर रहते, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। दूर, दूरी रखना, है ना, दूरी रखना। इसको इंग्लिश में हम लिख लेंगे, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। है ना। सेंटेंस अब आपको खुद ही बनाना है, ठीक है।
चलिए अब जो है हम बीच बीच में मैं सेंटेंस बना दिया करूँगा, लेकिन हाँ आपको इतना तो आता है ना कि आप सेंटेंस बना सकते हो मुहावरे के मतलब से। ठीक है। अब देखो कई कई बार ऐसे ऐसे करके एडियम्स जो है हमारे पैसेज में आ जाते हैं। तो पैसेज में जब आ जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या है। और पैसेज में जानबूझ के ऐसे करके ईडियम्स देते हैं आपको, ऐसे मुहावरे देते हैं आपको जिसको आपको समझने में दिक्कत होती है। आप पैसेज पूरी प्रॉपर वे से क्यों नहीं समझ पाते हो? क्योंकि आपको ये सब चीज़ आती नहीं है। एट अ पिंच मतलब क्या होता है, एट आर्म्स लेंथ मतलब क्या होता है। आप सोचते हो कहाँ लेंथ की बात करने लग गया है, कहाँ ये आर्म्स की बात करने लग गया। लेकिन ये आर्म्स और लेंथ नहीं है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग कुछ और है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। आप ऐसे ही जब जो है 200-300 ईडियम्स जब हम आपको करा देंगे 400 ईडियम्स के आसपास, तो फिर ये ईडियम्स ऐसे ईडियम्स हैं कि ये आपको पेपर में आते ही रहते हैं ना, पैसेज में बिल्कुल आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा, है ना। ये सेलेक्टेड ईडियम्स हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अगर फिर ये सब पढ़ने के बाद अगर पैसेज सॉल्व करोगी तो आपको पैसेज की एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हम एट एज, है ना। एट एज मतलब क्या होता है कि जिसको चिंता, है ना, जिसको पेन से, जिसको चिंता से एकदम मुक्त हो, एकदम मस्त आदमी हो, है ना, ऐसे टाइप के हम क्या बोलते हैं उसको, एट एज। एट एज हिंदी में चिंता रहित, जिसको कोई चिंता नहीं रहता। फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, एट एज कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लिखते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी हो जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो हर चीज़ की, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो, ऐसे बहुत बड़ा नॉलेज हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, एट वंस फिंगर एंड्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण जानकारी होना। किसी को मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर पूरी जानकारी है तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एट वंस फिंगर एंड, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है इस चीज़ को, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ठीक है। अब देखिए, इसका हिंदी भी आप लिख लीजिए, पूर्ण जानकारी होना। ठीक है। इसका सेंटेंस, आइए इसका सेंटेंस हम आपको बना के बता देते हैं। देखिए, मैं मान लीजिए ही कीप्स, ही कीप्स दी करंट अफेयर्स, सी ए लिख रहा हूं मैं, करंट अफेयर्स, ही कीप्स दी करंट अफेयर्स एट हिज फिंगर्स
फिंगर्स एंड्स, है ना। यहाँ पे हम एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, या फिर यहाँ पे हम प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। दोनों का मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए, समझ में आ गया आपको ये। अब देखिए, अब एक वर्ड है जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, है ना। ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पैसेज में ऐसे वर्ड आ जाते हैं। आप जब PQRS सॉल्व करते हो तो आपके टाइम पे ऐसे वर्ड आ जाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता फिर ये क्या है ऑल इन ऑल। हम उसका मीनिंग ही एक्चुअल नहीं समझ पाते क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता ना। हाँ, अब देखिए, ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। मैंने ऐसे हिंदी लिख दी है, अगली बार से मैं ऐसे हिंदी लिख दूंगा। हाँ, देखिए, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। क्योंकि प्रोनाउन पे ही सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। आगे जितने भी हम चैप्टर चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे प्रोनाउन पे ही आगे बेस्ड होगा सारे के सारे, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोनाउन इज दी ऑल एंड ऑल इन इंग्लिश ग्रामर। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। है ना, तो ऐसे करके हम सेंटेंस बना लिया करेंगे। मैं सेंटेंस बनने की जिम्मेदारी जो है आपको देता हूँ 50%, है ना। 50% जो है आप बना लिया करना, और 50% से जो है मैं बना दिया करूँगा। सेंटेंस बना लोगे तो आपको याद रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है ना। अब मान लो कि हम बोलते हैं ना कि कोई ऐसा लोग होता है कि तुम आग में जो है घी मत डालो। मान लीजिए कि कोई मैटर जो है कोई गुस्सा हो गया है, और फिर हम वो उसको जाके और चिढ़ा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आग में घी मत डालो। तो आग में घी मत डालो को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऐड फ्यूल टू फायर। ये बोल के ही पता चल रहा है हमको, है ना। ऐड फ्यूल टू फायर। है ना, मैटर को और वर्ड्स कर देना, ठीक है। आग में घी डालना। ठीक है। अब एक वर्ड लिखिए जिसे हम किसी को जो है बहुत प्यारा बोलते हैं, दुलारा बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप के वर्ड को जो है इंग्लिश को कैसे मुहावरे में कन्वर्ट किया जाता है, इस टाइप के हिंदी वर्ड को दुलारा प्यारा, इसको कहा जाता है एप्पल्स ऑफ वन आइज, है ना। एप्पल्स ऑफ वन, एप्पल्स नहीं एप्पल लिखिए सिर्फ, है ना। क्योंकि आगे नाउन नहीं है, हम नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे वो चीज़ कि दो नाउन एक साथ नहीं लिखा जा सकता, दो नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं लिखा जा सकता। जैसे यहाँ पे हमने आई पे जो है एपोस्ट्रॉफी लगा दी, क्योंकि दो नाउन एंड प्रोनाउन एक साथ नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। हाँ,
apples of one eyes, very lovable, very lovable, dearest one. क्लियर है? हाँ। एग्जाम्पल आपको खुद ही लिखना है इसका, है ना? वेरी लवेबल। और हिंदी इसका क्या लिख लें हम? हिंदी दुलारा, प्यारा। प्यारा लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब जो है, मान लीजिए कि फिर से झगड़ा, ऐसा झगड़ा वगड़ा हो तो उसको क्या कहा जाता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। पेपर में बहुत बार, मैसेज में बहुत बार ये वर्ड यूज़ होता है। अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है, तो उसको, झगड़े के कारण को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहा जाता है ना? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है। अब देखिए, झगड़े का कारण आप लिख लीजिए इसका हिंदी। है ना? अब देखिए, आप आजकल के बच्चे को देखते हो कि उम्र से ज़्यादा ही समझदार हो जाते हैं, क्योंकि फ़ोन की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है। आप जानते हो ये बात, कि अपने उम्र से ज़्यादा ही समझदार होते हैं, है ना? हम लोग जब बचपन थे तो हम लोग जब छोटे थे तो इतने कुछ समझते भी नहीं थे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत एडवांस होते हैं ना। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, है ना? क्या यूज़ करेंगे? देखिए, ऐसे बच्चों के लिए हम यूज़ करेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ठीक है। इसका आप हिंदी लिख लीजिए। है ना? अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, आजकल के बहुत ही बच्चे हमको ऐसे देखने को मिलते हैं, है ना? तो देखिए, इसका इंग्लिश भी आप लिख लीजिए।
ठीक है, होप जो है आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए कि अब देखिए, एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए कि कोई काम कोई सेल्फिश रीज़न से करता है ना, कुछ न कुछ उसका स्वार्थ रहता है। तो इस टाइप के जो मुहावरे बनते हैं, इस सेंस में जो यूज़ होता है, वो मुहावरे जो बनते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। इसको कहा जाता है एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, एन एक्स टू ग्रिंड मतलब समथिंग डन फॉर दी सेल्फिश रीज़न। ठीक है, और इसका हिंदी भी लिख लीजिए कि स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। अब देखिए, अब जो देखिए, हम आपको जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जो है हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ रहे हैं। हम पहले ए वाले पढ़ेंगे, फिर बी वाले पढ़ेंगे, फिर सी वाले पढ़ेंगे, है ना। जो जो ए वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे ए वाले सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपके लिए लेके आए हैं, है ना। अब देखिए, एक बड़ा ही मज़ेदार इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जो है एंट्स इन दी पैंट्स, है ना। सुन के आपको हंसी आ रही होगी, एंट्स इन दी पैंट्स। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, इम्पेशंस हो जाता है ना, बहुत अधिक उत्सुक होना। ठीक है, हिंदी में बात करें, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो फिर इस टाइम पे जो एक मुहावरा बोला जाता है, उसको एंट्स इन दी पैंट्स कहा जाता है। तो आइए इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। टू बी वेरी एक्साइटेड और impatient about something and unable to stay still। बस आप समथिंग तक भी लिखेंगे, फिर भी आप जो है समझ गए होंगे इसकी मीनिंग क्या है। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक हो जाता है, तो फिर एंट इन दी पैंट्स कहा जाता है ना। अब आपने सुना होगा कि मतलब एक जो है बहुत ही फेमस एक वो है, इडियम्स है, जिसको कहा जाता है एसिड टेस्ट, है ना। एसिड टेस्ट, आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा एसिड टेस्ट के बारे में, ये क्या है। देखिए, एसिड टेस्ट मतलब ये होता है कठिन परीक्षा, दी ट्रू टेस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग।
एसएससी एग्जाम इज एन एसिड टेस्ट फॉर मी, है ना। लाइफ की कठिन एग्जाम है, करियर है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो क्या है, एसिड टेस्ट है ना। सीडीएस एग्जाम क्रैक क्रैक करके कैप्टन बनना है ना। एग्जाम क्रैक करके बैंक पीओ बनना है, ठीक है। सारे क्या है, ये सब एसिड टेस्ट। कठिन परीक्षा, देखिए इंग्लिश में क्या लिख लेंगे हम इसको, एसिड टेस्ट को, दी ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि मान लीजिए कोई कार्य जो है आपसे बहुत ही आसानी से हो जाता है ना, बहुत आसान है आपके लिए, है ना। जैसे आपके लिए ये जो है, मैं जैसे करके आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा रहा हूँ, ये आपको आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर आप पढ़ोगे, रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करोगे, तो आप आसानी से सीख जाओगे, है ना। तो आप क्या बोलते हो कि सर बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहे हो आप, और हमको याद हो जाएगा। तो इस टाइप के सेंस के लिए जो है, क्या ईडियम्स यूज होगा, वो होगा अ किंच, ठीक है। इसका मतलब होता है आसान कार्य। क्या होता है, आसान कार्य। समथिंग दैट्स वेरी इजी टू डू। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना आइस इन दी होल, मतलब फायदा छुपाए रखना। एन एडवांटेज दैट यू हैव, है ना, एन एडवांटेज दैट यू हैव दैट अदर पीपल डू नॉट नो अबाउट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको पता है, दूसरी चीज़ों को नहीं पता है। आपको फ़ायदा, आपको ये बात पता है कि मुझे, मैं अभी वोकैब्स याद कर लूँगा, मैं अभी एरर सॉल्व कर लूँगा, मैं पैसेज प्रैक्टिस कर लूँगा, तो इसका फ़ायदा क्या है, एग्ज़ाम में मिलेगा मुझे, मेरी प्रैक्टिस हो रही है ना। तो इस टाइप के जो सिर्फ आपको पता हो ऐसे कुछ, तो उसके लिए क्या ईडियम्स यूज होता है, उसके लिए होता है आइस इन दी होल। फायदा छुपाए रखना। है ना, इंग्लिश में हम इसको लिख लेंगे एन एडवांटेज दैट यू हैव दैट अदर पीपल डू नॉट नो।
है ना? चलिए, अब जो है एक, मान लीजिए एक बहुत ही, मान लीजिए कि गलत फहमी हो जाता है, गलत फहमी हो जाना, है ना? किसी को किसी के बीच में गलत फहमी मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने को जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कैसे लिखें? है ना? एट क्रॉस पर्पस मतलब क्या होता है? टू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। हिंदी में अगर हम लिखने की बात करें इसको, तो गलत फहमी हो जाना। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब देखिए, मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा बोलना है, मुझे, कि मैं बाल बाल बच गया, है ना? कोई दुर्घटना होने से, कुछ होने से मैं बाल बाल बच गया, ऐसा कुछ अगर मुझे बोलना है, तो मैं कौन सा ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करूँगा, या फिर आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा, इसको बोलेंगे एन हेयर ब्रेथ स्कीप। हेयर ब्रेथ स्किप, है ना? बाल बाल बचना। वेरी नैरो स्केप। अब मान लीजिए आप जानते हो कि कोई ऐसा आदमी हो जो क्या करता है कि डिसरिगार्ड करता है ना? हमको इज्जत नहीं देता है, कोई इम्पोर्टेंस अगर किसी को नहीं दे रहा है, तो फिर वहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ होगा, वो यूज़ होगा एट नॉट। एट नॉट। ठीक है, एट नॉट को टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। टू disregarded or treat as of no importance। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिख लेंगे? हिंदी में लिख लेंगे हम, है ना? हम किसी को असम्मान करते हैं, असम्मान, सम्मान मतलब क्या होता है? इज्जत देना, इज्जत नहीं देना मतलब, हाँ, असम्मान करना। ठीक है, अब देखिए,
बहुत लोग होते हैं जो बड़प्पन दिखाते हैं, है ना, बड़प्पन दिखाते, प्रिटेंड करते हैं कि वो सुपेरियर हैं, ठीक है, सुपेरियर है। तो इस टाइप के जो ईडियम्स होगा, उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे एज्यूम्स एयर्स, है ना। मैंने आपको पढ़ा रखा था कि एयर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। एयर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता, उसको हम अगर प्लूरल करना चाहे, ये क्या है, जैसे सिंगुलर है और इसको हम प्लूरल करना चाहे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। मैंने आपसे क्लास में जो है बात कर रखी है ना, मीनिंग चेंज हो जाती है। एयर मतलब क्या होता है, हवा। एयर्स मतलब क्या हो जाता है, घमंड, एरोगेंस। मैंने पढ़ा रखा है आपको, है ना। हाँ, एज्यूम्स एयर्स, बड़प्पन दिखाना। है ना, इसका एक सेंटेंस लिख लीजिए। आफ्टर बिकमिंग एन, या फिर आफ्टर बिकमिंग एन इनकम टैक्स ऑफिसर, ही हैज एज्यूम्ड एयर्स। जब से वो इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, तब से वो जो है एयर एज्यूम करता है, मतलब बड़प्पन दिखाता है, लोगों को दिखाता है कि हाँ, है ना, दिखाता है। लोग दिखाते हैं, जनरली ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो आप इसका एक सेंटेंस बना लेंगे। मैं लिख देता हूँ ये सेंटेंस आपके लिए। बहुत आसान है ना। चलिए, अब एक वर्ड लिखिए, ठीक समय पर। अगर हमको किसी को बोलना है, एट दी लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी ठीक समय पर, एट अ निक निक ऑफ टाइम हम बोलेंगे, है ना। आइए इसको लिख लीजिए। आज सारे हम ए वाला जो है अपना बस ख़त्म होने वाला है। आज हमारा ए वाला ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो ईडियम्स लेके आएंगे हम आपके लिए, वो बी वाला लेके आएंगे, है ना। फिर सी वाला लेके आएंगे। ऐसे हम जो है, ए वाला थोड़ा लंबा था, बाकी बी वाला जो है इतना लंबा नहीं है। हम कुछ सेलेक्टेड आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपकी सवाल वहाँ से आ जाए, और पैसेज वगैरह सॉल्व करो आप, तो वहाँ से वो हो जाए, है ना। देखिए, एट दी निक ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ठीक समय पर। आपको लग रहा होगा सर इतना याद कैसे रखें हम। अब मैंने आपको बता रखा है क्लास में कि आपको एक डायरी बनाना है। अगर क्लास में नहीं बता रखा, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप एक डायरी बनाइए, और उस डायरी में जो है आप इन सब चीज़ों को लिखिए, वोकैब्स को लिखिए। 3 पेन रखिए अपने पास, एक ग्रीन पेन, एक रेड पेन, एक ब्लू पेन। जो आपको आसानी से याद हो जाता है उसमें ग्रीन टिक कर दीजिए। और आपको रोज़ जो है, रोज़ डायरी को देखना पड़ेगा
है ना? रोज़ डायरी को देखना पड़ेगा। अगर आप रोज़ आपने रोज़ अगर डायरी मेंटेन करना और डायरी देखना शुरू कर दिया, उस डायरी को 30 मिनट अपना रूटीन में उसको रख लीजिए कि आपको रोज़ डायरी देखना पड़ेगा। अगर आपने डायरी देखा तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको 4 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने आपको लगेंगे, आपकी वोकैब्स रेडी हो जाएगी। आप एग्ज़ाम में अगर आपके 20 वोकैब्स आते हैं तो 18 टिक करके आप आ जाओगे, 100% डैम श्योर। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको रीडिंग करना है, रीडिंग करना है और रीडिंग करना है। रीडिंग मस्ट है आपके लिए, है ना? ठीक है, ठीक समय पर एट दी लास्ट पॉसिबल मोमेंट, है ना? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब मान लीजिए आप रोज़ डायरी मेंटेन करोगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और आपका जो गोल होगा वो पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा। तो आप क्या करोगे? आप गर्व महसूस करोगे, आप प्राउड फील करोगे। तो प्राउड फील करना, गर्व फील करना को ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कैसे लिखें, है ना? तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। एड अ न्यू एड अ फीचर इन वंस कैप। ठीक है, है ना? गर्व महसूस करने योग्य उपलब्धि, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एन अचीवमेंट ऑफ विच कैन बी प्राउड ऑफ। है ना? आप ऐसा कुछ अचीव करो जिससे आप बहुत जो है प्राउड फील करो, इसको क्या कहते हैं? एड न्यू फीचर इन वंस कैप, है ना? अब देखिए, एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, अ, मतलब अगर आप इच्छुक हो, है ना? अगर आप इच्छुक हो किसी चीज़ को करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा आपको मन है खाने के लिए, है ना? खाने के लिए, घूमने के लिए, तो फिर ऐसे सेंस में जो है क्या यूज़ किया जाता है? एन ईगर बेवर। ठीक है, याद रखना है, ईगर बेवर। इसका हिंदी बहुत आसान, बहुत आसान, इच्छुक, है ना? इच्छुक, जो इच्छुक होते हैं, आप पढ़ने की इच्छुक हो, आप खाने की इच्छुक हो, आप घूमने की इच्छुक हो। हाँ, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? अ पर्सन हु इज ऑलवेज क्यूरियस, है ना? इच्छुक, क्यूरियस। और एक इसका मीनिंग, और एक सेंस में मीनिंग आता है कि मान लीजिए कि कोई काम आप जो है बहुत करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छुक हो, है ना?
आप बहुत ज़्यादा जो है खाने की इच्छुक हो, आप बहुत ज़्यादा घूमने की इच्छुक हो, तो उस सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है, जिसको हम लिखेंगे विलिंग टू वॉलंटियर और डू एक्स्ट्रा वर्क। है ना? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।